रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, आज 103 दिन हो गए और 103 दिन में ये गिरगिट कई रंग बदल चुके। ये गिरगिट कई रंग बदल चुके और आपने सबने देख लिया, क्योंकि ये जिस जगह बैठ जाते हैं ये उसी कलर के हो जाती है। अगर पेड़ पे बैठ जाएंगे तो पेड़ की छाल जैसा कलर कर लेंगे, जब ये अंदर बैठते हैं तो कोई और कलर, बता रहा हूं, ये रंग बदलना भूल जाएंगे। साथियों देखिए, आज हमने जो जंगल बॉडी बुलाई वो 2 वजह से बुलाई। एक वजह ये थी कि कंप्यूटर सेंटर का बेईमान डायरेक्टर, जिसे पूरी यूनिवर्सिटी जानती है, वो हमारे 3 आदमियों की नौकरी खा चुका है। लेकिन अफसोस ये है कि उनमें से 2 तो हमारे पास आ गए थे और दोनों की नौकरी हमने बहाल कराई थी और उनका अपॉइंटमेंट कंट्रोलर ऑफिस में हुआ। एक आदमी तो वो था कि जो रात के 2 बजे रेलवे लाइन से पाया गया, लेकिन हमने उसकी नौकरी बचाई। दूसरा की हमने उसकी बचाई। तीसरा आज तक हमारे पास नहीं आया, इसलिए उसकी नौकरी आज तक नहीं हुई। साथियों 11 लोग तारीफ सुन लीजिएगा इस बेईमानी की। ये जरूरी नहीं है, मुनाफिक जो होते हैं वो भी लिबास इसी में रखते हैं कि चेहरे पर नूर होगा और सिर पे टोपी होगी, लेकिन धोखे में मत आना हो, क्योंकि यहूदी भी अब यही काम कर रहे हैं। ये मुनाफिक जो नंबर 2 पे अपॉइंट हुआ, और किसने अपॉइंट करा? अहमद अली ने एक्सपोर्ट करा लखनऊ से। उसने यहां पर जो सिलेक्शन कमेटी का मैनुअल था 2015 में, उसमें से एक आदमी इंतकाल फरमा गया और दूसरा आदमी धक्के खा रहा है। मैंने उसको समझाया था कि देखो, इसकी बातों में मत आओ, ये जो क्वालिफिकेशन चेंज कर रहा है, फिर हमारा कोई भी आदमी अपॉइंट नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं माना, क्योंकि वो उस टाइम उनकी चापलूसी कर रहे थे, अपना नंबर स्कोर बढ़ा रहे थे। हालांकि हुई कि 2015 में शाह साहब के पीरियड में जब सिलेक्शन कमेटी का मैनुअल बना तो उसमें वो कंडीशनें लगा दी गई कि एक टेक्निकल कर्मचारी अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन जब यहां पर पोस्ट की एडवर्टाइज हुई, फॉर्म भरे गए, स्क्रूटनी हुई, सिलेक्शन कमेटी हुई, इंटरव्यू हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ, उनकी ज्वाइनिंग हुई, और जब ज्वाइनिंग हो गई और 1 साल तक कोई भी अनसेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं पाया गया, यानी उनकी सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट, कोई एक सरकार नहीं, कोई उनके खिलाफ मिसकंडक्ट नहीं, कोई नेग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी नहीं, कोई मिसबिहेवियर का आरोप नहीं। लेकिन इस डायरेक्टर ने बजाय 12 महीने के बाद उन 11 लोगों का कंफर्मेशन होता, इसने रजिस्ट्रार को एक लेटर लिखा और लेटर ये लिखा कि ये जो लोग अपॉइंट हुए हैं, ये एडवर्टीजमेंट की जो क्वालिफिकेशन और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये फुलफिल नहीं करते। ये वो डायरेक्टर है जिसने स्क्रूटनी करी तो पहले तो उसे टर्मिनेट होना चाहिए। तो उसने 11 लोगों के पेट को रोगी मारने का जो प्रयास कराए, मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे तकरीबन 13 महीने हो गए, फाइल पे ये लिखता है कि मैंने रैंडम चेक करे। देखो, जो मैं बात करूंगा वो साबित करूंगा। इसने लिखा उस पर कि रैंडम मैंने चेक करे, तो रैंडम क्या एलटीसी के बिल पे कि एयर इंडिया के टिकट रैंडम चेक करने के लिए गए थे। अरे एक आदमी की रोजी रोटी का मामला है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडवर्टीजमेंट था
वो फॉर्म भरा तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि वो एलिजिबल था तो नॉट एलिजिबल था। जब वो एलिजिबल हो गया और उसके बाद उसने सिलेक्शन कमेटी फोर्स करी और उसके बाद उसका अपॉइंटमेंट हुआ और अपॉइंटमेंट होने के बाद उसकी ज्वाइनिंग हुई और ज्वाइनिंग होने के बाद 1 साल गुजारने के बाद आप 13वें महीने में कहते हो कि इन लोगों को हम कंफर्म नहीं कर सकते। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल सुन लेना। इनके बाद भी मैं थोड़ा चैलेंज कर रहा हूं, इनके बाद भी एक आदमी को अगर निकाल के दिखा दे, चैलेंज कर रहा हूं, इसलिए चैलेंज कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि जब उसका प्रमोशन पीरियड खत्म होगा तो या तो पूरे साल की उसकी ACR खराब हो तो आप उनको शौकाश देंगे। एक ही शौकाश नहीं दिया गया, आज उनको 21 महीने हो गए, बल्कि 2 साल 25 महीने हो गए, 25 महीने हो गए और उनका कंफर्मेशन नहीं हो रहा। उनके बच्चों के लिए एक एम्प्लॉय है, उसकी MAS की किताब नहीं बनी और उसकी टीबी की मरीज, उसकी बच्ची बीमार। मैंने स्पेशली हम्माद उस्मानी से कहके उसकी MAS की किताब का एक्सटेंशन कराया। साथियों, क्या क्या सुन बताएं, ये नॉन टीचिंग की कुर्सियों पर बैठने वाले ये अपने आप को नमरूद और फिरौन समझने लगते हैं। ये वो डायरेक्टर है कि उसने आज तक कंफर्मेशन की बात नहीं करी और हमारा सोने बसो है ना, जो व्हाइट हाउस में बैठे हुए अधिकारी, ये कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी, उन 11 लोगों पे इंडिविजुअल एक आदमी पर 3 बार कमेटी बैठ गई, लेकिन आज तक उनका फैसला नहीं हुआ। लेकिन साथियों, मैंने उनसे कहा कि हिम्मत मत, ये कमेटी सिर्फ रेगुलराइजेशन की बात कर रही है, जिस चीज का खिलाफ भी नाइंसाफी होगी कमेटी छाना बचाना तुम्हारे साथ रहेगी। हमने किसी सरकार में आकर यह धरना नहीं लगाया, हमने आपकी मसाइलों को देखते हुए धरना लगाया। हद यह है, अभी मेरी एजुकेटिव काउंसिल के 2 मेंबरों से बात हुई और मैंने कहा उनसे, बोले गांधी साहब क्या हो रहा है? मैंने कहा वही हो रहा है जो आप चाह रहे हैं। मेरा क्या कहना, मेरा कहना तो यह है कि अगर मेरा विचार होता तो 5 मिनट में उमा देवी को लग होकर के सबको कंफर्म कर देता। और ये मैंने कहा, ये एक इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी कर रहा है और मैं रात दिन दुआ कर रहा हूं, अल्लाह पाक उसे यहाँ का वाइस चांसलर बना दे। अगर 10 मिनट में समस्या का समाधान न हो जाए तो क्या होते हैं। लेकिन बात यह है कि ये न जानते हैं और न मानते हैं, ये अपने आप को एक्टिंग करता है वाइस चांसलर। मैंने कहा था ना कि छोरे का गब्बर सिंह कि जब मीटिंग होती है तो सोता है और जब तलाशी को बात करता तो ऐसे धाड़े मारता है, वैसे तो एक्टिंग करता है। अरे एक्टिंग में चलना तो 2015 में UGC का रेगुलेशन आ गया और उसमें ये बात हो गई कि अब एक्टिंग वाइस चांसलर लिखेगा, ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर लिखेगा। तुमने अपने फेस पे जाके देख लेना, वेस्ट एशियन इंस्टीट्यूट के इसका प्रोफाइल खोलो, उसमें लिखा हुआ है ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर और उसमें पूरी कहानी लिखी है कि मैं फाउंडर डायरेक्टर, मैं फाउंडर बना। अरे हिंदुस्तान को भी ऐसी कच्ची लगा लेना है, बिल्कुल एक सामने लगा रखी है कि मैं डीन भी था, मैं प्रमोट भी था, मैं सारी डिग्री उन्होंने लगा रखी है अपने खुतबे में। साथियों, तुम बनना चाहिए ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर। आज मेडिकल में ऑनलाइन पर्चे की बात जो चल रही है, उस पर आज वहां पे एक पत्थर पे उसका हिजरा करने जा रहे थे। जब वो हरा झंडा जो है वो हटेगा तो शेखुल जामिया, क्योंकि जितने मरीज आएंगे तो उन्हें पता चलना चाहिए कि तारीख मंजूर के बाद प्रोफेसर बुल्लेट भी यहाँ वाइस चांसलर रहेंगे। तो वहां क्यों नहीं लिखा उस पत्थर पर ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर? मैंने वही फोटो खींचा, वही वीडियो बनाई और वही हायर करी और 12 बजे का टाइम था उसका। मैंने प्लान चैलेंज कर दिया। तो चीजार भी इतने हैं
कि 12 बजे के बाद उन्होंने अभी नहीं आऊंगा, नॉन टीचिंग वाले बैठे हैं, उन्होंने कब आएंगे, उन्होंने कहा पहले 2 करोड़ तक डालेंगे। जब हम चले गए तो 12:30 बजे का टाइम रखा गया। ये है इनकी जिम्मेदारी। अब दूसरी तरफ आ जाओ, जो हमारे यहाँ विभीषण है, जो हमारे यहाँ मीर जाफर मीर सादिक है, मैं बार बार कहता हूँ उनसे भी होशियार रहो। बहुत सारे लोग सुन लीजिए, आप आज की तारीफ सुनिए। जब हमने राउंड लगा लिया तो उनके जबरदस्ती जो मुखबिरी कर रहे हैं, हमने नाम ले लिए थे, आज हम नाम लेके बता रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ के आपकी हड़ताल को नाकाम करने की जो साजिशें कर रहे हैं। वैसे तो रजिस्ट्रार साहब के पास टाइम नहीं है आपकी समस्याओं को बात करने का या गौर करने का, लेकिन हड़ताल के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ के एक आजम कोर्ट मेंबर, एक्स कोर्ट मेंबर, एक सलमान साबिर और एक बड़े हमदर्द 18 महीने की तनख्वाह मिल जाए, चाहे हमारी 4,000 का तला उतर जाए। सुन लीजिए, फिरोज जोनसन, ये लोग वहां बैठ के आपकी हड़ताल को नाकाम करने के लिए रजिस्ट्रार से मिलकर शादी कर रहे हैं। ये अबू जहल का, ये अबू लहब इसलिए कि एम्प्लॉइज यूनियन की एक कुर्सी पकड़ रखी है और एम्प्लॉइज यूनियन ने हमेशा टीचिंग स्टाफ को बढ़ावा दिया है, कभी नॉन टीचिंग की लड़ाई नहीं लड़ी। जब वो डायरेक्टर बन गए तो अब वो तुम्हारी हड़ताल खत्म कराने के लिए इन तीनों के साथ वह बैठ के मीटिंगें कराती हैं। अगर इतनी हमदर्द है कांग्रेस, जमीन कांग्रेस, ये अमजद कांग्रेस नहीं, अमजद को तो मैंने नमाजी बना दिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी बरकत ये है कि अमजद नमाजी हो गया देखो सदन, लेकिन जमीन कांग्रेस डायरेक्टर बन गए। आगे का बता रहा हूँ क्या है प्रोग्राम, सुन लीजिए, आगे का प्रोग्राम सुन लीजिए कि एडल्ट एजुकेशन में अपने साले को असिस्टेंट डायरेक्टर बनाने के लिए ये सारी साजिशें चल रही है। इसीलिए वो +2 बॉय से जब वहां पर प्रोग्राम हुआ था तो बड़ी कसीदे खड़ी हुई थी रजिस्ट्रार साहब के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इन गरीबों की हाय से तुम्हारे सारे मंसूबे नेस्तनाबूद होंगे, क्योंकि हम इन मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कल हमने जिला प्रशासन से कह दिया है कि दोनों साइडों के रोड बंद हो जाएंगे, बिल्कुल, कोई गाड़ी न इधर से आएगी और न इधर से आएगी, बिल्कुल। कोतवाल साहब को भी बात हो गई और कप्तान साहब को हमने लेटर भी रिसीव करा दिया और डीएम साहब को भी लेटर रिसीव करा दिया। लेकिन साथियों, जिला प्रशासन के लोग हमसे पूछते कि भैया अभी तक क्या हुआ, मैंने कहा क्या हुआ अभी तो भैया क्या बताऊं, ये तो वाइस चांसलर साहब बताएंगे कि लेबर रूम में से कब खबर आई। मैं क्या बताऊं, क्योंकि उद्घाटन वही करते फिर नहीं, मैं नहीं करने, वही बताएंगे खबर। लेकिन साथियों, हो सकता है उधर पुलिस स्टॉप लग गया हो, लेकिन 2 बेटों की शादी भी हुई है, हो सकता है उधर का मामला चल रहा हो, क्योंकि यहाँ का ये मनसब ही इसीलिए चाहते हैं कि यहाँ वीवीआईपी फैसिलिटी मिल के और वो हम अपने काम करा लें। लेकिन साथ में एक बात सुन लो, ये बहुत बुरा वक्त है, इससे बुरा वक्त नहीं आएगा। और ये एम्बुलेंस के रास्ते आगे वाले क्लियर करेंगे, काले में आगे असल में जब तो रेल को काले नहीं है तो यही पोजिशन है पुलिस जाएगी। बात ये है कि देखो इससे बुरा वक्त नहीं पड़ेगा, बता रहा हूं और खुदा कह रहा हूं और काबे की तरफ हाथ करके कह रहा हूं कि लिल्ला जाओ 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 जाओ, अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं होगा। और खुदा कह रहा हूं ऐसा मत समझो, देखो ये कमेटी अल्लाह के तरफ से ये वो कमेटी मिली है तो जो आने वाले वक्त में भी न मिल पाएगी, न हुई और न होगी। लेकिन साथियों बता रहा हूं
क्योंकि तुम्हारा मार्च तक का मिशन है, लेकिन जो यूडीसी का लेटर है तुम्हें ये 31 में 1 रुपया नहीं बढ़नी है। और ये एजुकेटिव काउंसिल से पास करा चुके कि अगर 31 में पैसा नहीं बढ़ेगा तो फिर तुम्हारा एक्सटेंशन भी नहीं होगा। बता रहा हूं, ये बहुत खतरनाक लोगों पर हो तुम। कल हमसे गिरा मत करना कि गांधी जी तुमने बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन ये हमारे साथ क्या हुआ। ये आखिरी लड़ाई है, और मैंने आखिरी लड़ाई इसलिए कहा है कि 3 दिन की 4 दिन की हड़ताल होगी, और हड़ताल के बाद 12 तारीख को इंशाअल्लाह ताला एहराम की हालत में दिल देश बैठूंगा। बिल्कुल बता रहा हूं, अगर गांधी ने धोती पहन के और लठ लेकर अंग्रेजों को भगाया तो मैं भी अपना जो एहराम 3 बार जो मैंने हज करा उसका एहराम है मेरे पास, वो बांध के आऊंगा, कोई पैंट शर्ट में नहीं आऊंगा और दिल देश बैठूंगा। बता रहा हूं तो समझ रहे हो। लेकिन साथियों, बात तुम्हारे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं कि जब बैठूं तो इससे पूरी पब्लिक रहनी चाहिए हर टाइम से, जिससे कि ये समझ लें कि अगर हमने इनके मामला को हल नहीं करा और गांधी मर गया तो बता रहा हूं कि जैसे गांधी जी को गोडसे ने मारा था और हर साल 2 मिनट का मौन होता है, ये मौन नहीं होगा, ये तुम्हें बैठने नहीं देंगे। बता रहा हूं, ये कर्मचारी तुम्हें बैठने नहीं देंगे। साथियों, ऐसा नहीं है कि कोई फैसला मैंने जज्बात में आके लिया है, और खुदा कह रहा हूं, मैंने तुम्हारे दर्द को देखा है और दर्द को समझ रहा हूं। बता रहा हूं, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। इनके छोटे मक्कारों की बातें समझ लिया। वो बात हो गई थी, 2 ईसी के मेंबर आए, प्रोफेसर शमीम साहब बोले, गांधी साहब, मैंने कहा ये बात सुन लीजिए, कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी वो किस इशू पे हुई थी। वो इशू ये था कि हाई पावर कमेटी पे डिस्कशन जो है वो इनकम्प्लीट था। मैंने कहा आपने कहा था कि 18 जनवरी को एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग होगी एडजॉन और उसमें फैसला होगा, लेकिन इन झूठों ने वो 18 जनवरी की ईसी नहीं कराई। अब आप जाकर देखिए और पूछिए कि उस एजेंडे को जिसपे आधा डिस्कशन हो चुका, उस एजेंडे को इन्होंने ऑर्डिनरी मीटिंग में डाल दिया। 24 जून को मीटिंग होती है, हाई पावर कमेटी बनती है, सितंबर में रिपोर्ट सबमिट होती है, उसके बाद बैठ होने जाती है, उसके बाद फिर मीटिंग होती है, उसके बाद फिर मीटिंग होती है, और उसके बाद अब कह दिया जाता है कि ऑर्डिनरी मीटिंग में आपका मुस्तकबिल का फैसला होगा। ये झूठों पे कब तक यकीन करोगे। देखो साथियों, बहुत बुरा वक्त है, बता रहा हूं, ये कोई एक काम नहीं करना चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ मीटिंगों पे मीटिंग है। अब लगातार सीआरआर की मीटिंगें हो रही हैं। अरे मैंने कहा था, खुला चैलेंज कर रहा हूं, खुला चैलेंज कर रहा हूं कि ये 500 पेज की सीआरआर अगर 50 पेज में ना दे दूं और कोई एक कर्मचारी अगर बाहर हो जाए, क्योंकि बीएचयू में उन्होंने तुरंत लगाया है कि चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, डेली वेजर हो या टेम्पररी हो, उसको हम वेटेज देंगे। और उन्होंने 4% पर ईयर का आपके जो एक्सपीरियंस है वो उसको उन्होंने मेंशन करा है। लेकिन साथियों, बात तो यही है कि अगर नीति नियत सही है तभी तो कोई बात होगी, क्योंकि नीति नियत खराब है। न ये सीआरआर से तुम्हें करना चाहते और न ये हाई पावर कमेटी से करना चाहते, न ये एफसी से करना चाहते और न ये ईसी से करना चाहते। तो इससे अच्छा तो ये है कि मुसल्ले पे बैठ जाओ, अल्लाह पाक इनका मुंह काला कर दे। बिल्कुल, जब नया वाइस न रहेगा, हम तो कह रहे हैं हमें लिख के दो कि तुम नाअहल हो, हम तुम्हारे मसाइल हल नहीं कर सकते, आने वाला वाइस चैंसलर करेगा, लिख के तो दो। आप लिख के भी देने को तैयार नहीं हो, आप बात नहीं करने को तैयार।
साथियों मैं बता रहा हूं, देखो मैंने एक बात कही, मौत एक बार आएगी दोबारा नहीं आएगी, जिंदगी दोबारा जरूर देगा अल्लाह, लेकिन बता रहा हूं कि छोड़ के नहीं जाऊंगा तुम्हें साथ किसी भी हालत। क्योंकि मैंने देखा है एक आदमी को, जब उसकी रोजी चली गई वो साइकेट्रिक हो गया और उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली, और उस आत्महत्या की भी सुन लीजिए, बड़ी दर्दनाक कहानी है। उसके लिए मैं बहुत लड़ा। नाम था आरिफ, कंप्यूटर ऑपरेटर था, कॉमर्स में था। आबिद जैदी बैठे हुए हैं, आबिद जैदी ने और हमने उस जमाने के चेयरमैन और मौजूदा फाइनेंस ऑफिसर के खिलाफ जमीरुद्दीन शाह को लिख के दिया। लेकिन बात यह है कि जमीरुद्दीन शाह ने जो मोहसिन खान ने क्वालिफिकेशन रखी और उसे अप्रूव करा दिया और उस आदमी को बाहर कर दिया, और बाहर होने के बाद उसकी बीवी इकरा पब्लिक स्कूल में थी, घर में कलेश रहती थी। एंड ये हुआ कि उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली। आज वो पागलों की तरह है। साथियों मेहनत करके मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, मैं इसीलिए लड़ रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते तुम मेरे बात को बताओ, अपने लिए ही आ जाओ, कम से कम अपने लिए तो सोचो। अगर तुम अपने लिए और अपनी औलाद के लिए नहीं सोच सकते तो फिर क्यों पर हो जाते। बता रहा हूं, हमारा कोई मामला नहीं है, बाल बराबर भी, हमको सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को देखकर सारे फैसले कर रहे हैं। मैंने कहा कि अब हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी और उसके बाद फिर ये सबकी जिम्मेदारी है। तुम ये अपने सिर्फ कमेटी के ऊपर मत थोपो, ये कमेटी 9 लोगों की है, कहा जाए क्या क्या करे, लेकिन हम फिर भी जद्दोजहद कर रहे हैं। साथियों जिम्मेदारी तुम्हारी है, अल्लाह के वास्ते अपनी औलादों को देखो। कल को अगर तुम्हारा जरा सा भी कुछ बिगड़ गया तो फिर तुम दिल्ली भी नहीं चला सकते। बता रहा हूं, तुम दिल्ली नहीं चला सकते। हालात क्या होंगे, अपने घर के हालात को ये सोचो रात को जब ले लो बिस्तर पे कि अगर हमारी नौकरी चली गई तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी ईएमआई कैसे जमा होगी, हमारे बच्चों की फीस जमा कैसे होगी, हमारे बच्चों का इलाज कैसे होगा। सोचो, देखो वक्त बहुत बुरा है और खुदा क्या है, हमारा कुछ नहीं, हम परमानेंट है, हमें पूरा मिलता रहेगा। भैया जितना अल्लाह ने हमें वसत दिया उससे मदद कर देंगे और करते हैं, बहुत से लोग हैं। हम मंजर आम पर नहीं जाना चाहते, लेकिन अल्लाह के वास्ते ये कमेटी का वो नहीं, ये तुम लोगों का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है, और ये हड़ताल भी जन आंदोलन है। इस अल्लाह के वास्ते जो डिपार्टमेंटों में बैठे हुए हैं उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ। मैंने कहा कि अपने चेयरमैन से पूछो कि जहां साहब आप ये बताओ कि 4.5 लाख रुपए आपके घर में आ रहे हैं, ज़कात कितने % दे रहे हो? आप सोचो, अगर साक्षात कंफर्म करा दें तो हड़ताल तो बिल्कुल मत आना, लेकिन 33 साल से जो आदमी जो 11 चेयरमैन खून पी चुके वो आज तक उसको कंफर्म नहीं करा पाए तो तुम्हें क्या कराएंगे? 15-15, 20 साल हो गए। मैं अल्लाह के बात से कह रहा हूं कि देखो अब भी मान जाओ और नहीं माने तो फिर भैया अपने मुस्तकबिल के जिम्मेदार तुम खुद होगे। हम आखिरी दम तक जब तक अल्लाह ने इसमें सांस दी है हम लड़ेंगे। अल्लाह हाफिज।